हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीगल हिस्ट्री का, इंडियन लीगल हिस्ट्री का। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्लान है ये वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर थे कहाँ के, पहले मद्रास के, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको प्रीपेड किया गया था। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। उसके बाद द फर्स्ट जुडिशियल प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी ऑफ सर्किट अंडर द वॉरेन हेस्टिंग्स चेयरमैनशिप। मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो पहले गवर्नर थे मद्रास के, उसके बाद उनको 1772 में ट्रांसफर कर दिया गया था बंगाल में, जो कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था जुडिशियल प्लान 1772 का। उनको उनको जो ट्रांसफर करा था वो करा था 1772 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको प्लान किया था, एक मतलब इस कमेटी को प्रिपेयर किया था। ओके, वॉरेन हेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान डिवाइडेड टेरिटरी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो वॉरेन हेस्टिंग्स के जो प्लान थे एडमिनिस्ट्रेटिव के, उन्होंने टेरिटरी में डिवाइड कर दिए थे, बंगाल की, बिहार की और ओडिशा की, जो कि डिस्ट्रिक्ट, और उसको भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया था। जो उन्होंने टेरिटरी को डिवाइड करा और उन टेरिटरीज को भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इन each district an English servant of the company was appointed as a collector who was to be responsible for the collection of revenue। ठीक है, जो उसके बाद उस हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंग्लिश सर्वेंट, जो कि कंपनी का हेड होता था, कलेक्टर होता था, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कलेक्शन, रिवेन्यू मतलब कि आमदनी, जो भी पैसा वैसा होता था उन सबका कलेक्शन की इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और वो कौन होते थे, वो लोग होते थे इंग्लिश सर्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस प्लान the whole of Bengal, Bihar and Odisha were divided into districts. The district was selected as the unit for the collection of revenue and for the administration of civil and criminal justice। So इसमें जैसे कि बताया जा रहा है जो मतलब इसका पूरा प्लान जो था बंगाल का, उड़ीसा का, वो डिवाइडेड हो गया था डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है गाइस, उसके बाद उन डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया था यूनिट के लिए, यूनिट कलेक्शन के यूनिट्स के लिए, जो रिवेन्यू का कलेक्शन था उनके यूनिट्स के लिए। उसके बाद उसको जो कि एडमिनिस्ट्रेशन था सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का, उसके लिए भी उन डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्टेड किया जाता था। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे सिविल केसेस पर और क्रिमिनल केसेस पर। आगे बढ़ते हैं। जो ओरिजिनल जुडिक्शन हुआ था कोर्ट्स का, वो कैसे हुआ था, मतलब कैसे अदालत सिस्टम का एडवेंट हुआ था। यहाँ से आपको अदालत सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रखा है, मैं पढ़ाती हूँ। मुफस्सिल फौजदारी अदालत। मुफस्सिल फौजदारी अदालत जो होती है, ये एक ऐसी, मतलब फौजदारी जो होता है क्रिमिनल बेस होता है, क्रिमिनल, याद रखिएगा इसको, क्रिमिनल बेस कहेंगे। ठीक है, और जो ये हर एक, मतलब मुफस्सिल निजामत और फौजदारी अदालत दोनों एक है, निजामत भी और फौजदारी भी दोनों एक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में बिल्कुल भी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे, इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑल क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो अदालत में जो कंसिस्ट होते थे, इसमें काजी होते थे, मुफ्ती होते थे और मौलवीज होते थे, क्योंकि उस टाइम पर मुगल्स का टाइम था, तो उसमें काजीज, मुफ्ती एंड मौलवीज अपॉइंटेड किए जाते थे। जो मौलवीज थे वो अपने, मतलब मुस्लिम लोगों को यूज़ करते थे क्राइम्स के लिए, और काजीज और जो मुफ्ती थे वो हमें फतवा, यानी फतवा कहता है जजमेंट को, और रेंडर जजमेंट देते थे। ठीक है, और जो इस अदालत के अंदर कलेक्टर जो होता था वो जनरल सुपरविजन होता था, जनरल सुपरविजन के ऊपर मतलब काम करता था। और उसको इस अदालत में कोई करप्शन नहीं दिखाया गया है, कोई भी करप्शन किसी भी केस में नहीं कहा जाएगा। करें, ठीक है बच्चों। द जजमेंट वाज गिवन इम्पार्शली, जो जजमेंट है वो इम्पार्शली गिवन, मतलब दिया जाएगा। दिस फौजदारी अदालत वाज नॉट अलाउड टू हैंडल केसेस where punishment was death sentence for of forfeiture of property of the accused. Such cases went to सदर निजामत अदालत for final order। मतलब जो ये फौजदारी अदालत थी, डिस्ट्रिक्ट अदालत कही जाती थी। ठीक है, इसमें ऐसा कोई, मतलब कोई ऐसा केस हैंडल नहीं किया जाता था जिसमें कि डेथ सेंटेंस दिया जाए, पनिशमेंट दी जाए डेथ की। ठीक है, यानी मतलब मौत की सज़ा सुनाई जाए।
या कोई ऐसा केस जिसमें कि फोर्फिचर हो प्रॉपर्टी का और अक्यूज्ड हो, मतलब ये सारे केसेस जाते थे सदर निजामत। ये यहाँ पे सदर होना चाहिए, एस, ठीक है, इसमें सदर होना चाहिए, सरदार गलत लिख दिया है। सदर निजामत अदालत में जाते थे तो फाइनल ऑर्डर के लिए। उसके बाद मुफस्सिल दीवानी अदालत, दीवानी जो होते हैं वो सिविल केसेस के लिए स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सब लोग मतलब ये याद रखिएगा आप लोग, फौजदारी निजामत एक ही होता है, और दीवानी को क्या कहते हैं, दीवानी को कहते हैं सिविल। मैं इसको हटा ही देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये जो होता है ये होता है दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालत को हम क्या कहेंगे, सिविल। इट वाज अ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिक्शन एस्टैब्लिश इन इस डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये सिविल जुडिक्शन, सिविल केसेस को जजमेंट के लिए इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया गया था। और जो इसके कलेक्टर होते हैं मतलब कलेक्टर वाज द जज ऑफ दिस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है वो जज होता है इस कोर्ट का। और इसमें जो मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें सूट्स किया जाता है, इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट एंड अदर रिलीजियस यूजेस, मतलब जो मैरिज से रिलेटेड सिविल केस होते हैं, कास्ट से रिलेटेड सिविल केस होते हैं, और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सिविल केसेस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे इसको अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। दिस द कोर्ट वाज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द लॉ वाज of the Quran with the regard to Mohammedans and those of Shastra with the respect of Hindus in, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लॉज है उनको कौन से, जो लॉज मतलब वो करे जाते थे, अप्लाई किए जाते थे, वो मोहम्मदन लॉ थे, और हिंदूज के लॉ थे वो उनके शास्त्र के अनुसार थे, जो हिंदू अपने शास्त्र के अनुसार जस्टिस देना चाहते हैं वो उसके रिगार्डिंग थे, ठीक है। इन मैटर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कोर्ट वाज हेल्ड बाय पंडित्स एंड काजीज, मतलब जो मैटर जो होता था हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग, उसमें मुस्लिम्स के लिए काजीज को रिस्पेक्टफुली हेल्ड किया जाता था, ठीक है, और जो हिंदुओं के लिए पंडित्स की हेल्प ली जाती थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक्सपाउंड होता था उसका लॉ का, वो अप्लाइड किया जाता था जज के द्वारा, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या आता है, स्मॉल कॉजेज अदालत। स्मॉल कॉजेज अदालत जो होता है, हम इसको एक पिट्टी केसेस के लिए डिसाइड करते हैं, मतलब इसमें पिट्टी केसेस डिसाइड हुए होते हैं 10 रुपए में, मतलब ऐसा होता था कुछ केसेस 10 रुपए के अंदर हेल्ड किए जाते थे। और जो इसका मतलब हेड होता है वो होता है फार्मर होता है, विलेज का हेड, मतलब विलेज का जो हेड फार्मर होता है वो इसका जज बनता है, ठीक है। और इसमें जो मतलब इसको डिज़ाइन किया जाता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ पुअर फार्मर एंड दे डिड नॉट नीड टू ट्रेवल टू डिस्ट्रिक्ट प्लेस फॉर जस्टिस, मतलब इसको डिज़ाइन किया जाता है जो पुअर फार्मर्स होते हैं, जिनके जिनकी जो मतलब नहीं जा पाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी जस्टिस के लिए, उसके लिए छोटी सी अदालत को डिज़ाइन किया जाता है और वहाँ पे इन्हें जस्टिस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी स्टेब्लिशमेंट ऑफ सदर अदालत। सदर अदालत है ये, सरदार अदालत नहीं है, प्लीज ये गलत लिख दिया है। फर्स्टली टू कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड नेमली मुफस्सिल दीवानी अदालत एंड मुफस्सिल फौजदारी अदालत। ओवर देम टू सुपीरियर कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, मतलब ये जो कोर्ट है ना मुफस्सिल दीवानी और मुफस्सिल फौजदारी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने जाते थे, और इनके ऊपर भी एक अपेक्स बॉडी, एक अपेक्स कोर्ट, मतलब दो अपेक्स कोर्ट और एस्टेब्लिश्ड हुए थे, जिनका नाम था सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत, ठीक है। और इन अदालत में जो कंस्टिट्यूट होता था, जो इसका मतलब जो मेंबर होते थे इसके कंस्टिट्यूट किए जाते थे, वो गवर्नर होता था, गवर्नर और उसके काउंसिल होती थी, ठीक है। और जो कि अपील सुनते थे मुफस्सिल दीवानी अदालत की, जो कि मुफस्सिल दीवानी अदालत से और मुफस्सिल फौजदारी अदालत से आती थी, उन लोग उनकी ये अपील सुनते थे इस कोर्ट में। इन द केस ऑफ ओवर रेस 500 The first sitting of सदर दीवानी अदालत was held on 17 मार्च 1773। इनमें मतलब जो 500 रुपये से ज़्यादा के केसेस होते थे वो सुने जाते थे, और ये जो सिटिंग की गई थी, इसको बिठाया गया था, ये हुई थी 17 मार्च को 1773 में, ठीक है।
ऑन ईच अपील ऑफ 5% वॉज चार्ज। हर एक अपील पे 5% चार्ज किया जाता था। और इसको हम जो अपील है इसको हम बोलेंगे कि ये अदालत 2 मंथ के अंदर अंदर जजमेंट देना होता था मुफस्सिल दीवानी अदालत को। ठीक है। अपीलिएट कोर्ट जो होते थे जैसे कि सदर निजामत अदालत या अपेक्स बॉडी मानी जाती थी। तो मैं आपको इसमें पढ़ाती हूँ। सदर निजामत अदालत जो होता है कंसिस्ट ऑफ एन इंडियन जज नाउन एज ए दरोगा अदालत। सदर निजामत अदालत का जो जज है उसको जाना जाता था दरोगा अदालत, जो कि कंसिस्टेड करता था चीफ काजी, चीफ मुफ्ती एंड 3 मौलवीज। ठीक है, कंसिडर किए जाते थे। नवाब अपॉइंटेड ऑल दिस पर्सन एज पर द एडवाइस ऑफ गवर्नर। और जो नवाब है वो इन पर्सन्स को अपॉइंटेड करता था गवर्नर के एडवाइस पर। ठीक है। और इसमें जो डेथ सेंटेंस है, पनिशमेंट डील, वारंट वाज मेड बाय द अदालत। और इसमें डेथ सेंटेंस बनाए जाते थे, पनिशमेंट डील की जाती थी, वारंट बनाए जाते थे इस अदालत के द्वारा। और इसमें इसको साइन करता था नवाब। ठीक है, जो कि इस निजामत का, इस अदालत का हेड होता था। सदर दीवानी अदालत जो होती है इसमें जो कंपोज होता है गवर्नर एंड काउंसिल। और इसमें जो अपील सुनी जाती है मुफस्सिल दीवानी अदालत की सुनी जाती है। ठीक है। और इसमें सूट जो होता है मतलब वो 500 रुपये से ज़्यादा के किए जाते हैं, जहाँ पे जिनकी वैल्यू 500 रुपये से ज़्यादा हो उन केसेस को सुना जाता था, उनकी अपील सुनी जाती थी। और द गवर्नर एंड द काउंसिल सुपरवाइज दिस अदालत टू कंट्रोल टू रिड्यूस द करप्शन। ऑल केसेस वर ऑर्डर टू मेंटेन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। मतलब गवर्नर ने और काउंसिल ने इस अदालत को सुपरवाइज किया था कंट्रोल करने के लिए और ख़त्म करने के लिए करप्शन को, जो करप्शन ज़्यादा हो गया था और जो उसमें ऑर्डर थे उसको मेंटेन करने के लिए और रिकॉर्ड्स को। ठीक है। और एनी केस जो 12 साल से ज़्यादा ना हो वो केस यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता था। 12 साल तक का ही या 12 साल से कम का होना चाहिए, 12 साल से ज़्यादा का कोई भी केस इन अदालतों में एक्सेप्ट नहीं था। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे वो फॉरवर्ड करते थे अपने रिकॉर्ड्स को सदर अदालतों में, बड़ी यानी मुफस्सिल अदालतें सदर अदालत में अपने रिकॉर्ड्स को फॉरवर्ड करते थे। ठीक है गाइस। आगे मैं बढ़ाती हूँ। इन सिविल केसेस ठीक है, इसमें क्या है अब। इन सिविल केसेस व्हेन प्लेंटिफ फाइल्ड अ केस, डिफेंडेड अक्यूज्ड पर्सन वाज गिवन ओनली लिमिटेड टाइम टू गिव आंसर, देन एग्जामिन द विटनेस एंड गिव द डिक्री, पास द फाइनल ऑर्डर्स। मतलब इन केसेस में, सिविल केसेस में जब प्लेंटिफ फाइल करता था केस डिफेंडेड के, जो अक्यूज्ड पर्सन होता था। ठीक है। और जो अक्यूज्ड पर्सन को थोड़ा सा ही टाइम दिया जाता था अपना आंसर देने के लिए, और उसको डिग्री पास कर दिया जाता था फाइनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक। और जो इसमें मतलब प्लान है इसको रिड्यूस किया गया। एक्सपेंसेस ऑफ पीपल विथ इन दिस प्लान ऑफ ऑफिसर लाइक काजीज मुफ्ती वर गिवन सैलरीज। इन लोगों को इनकी सैलरीज मिलती थी। बिफोर दिस प्लान जज चार्जेस कमीशन, बट द न्यू प्लान अबॉलिश्ड दिस लॉ एंड इंट्रोड्यूस द कोर्ट फी सिस्टम। ठीक है। मतलब इस प्लान के अकॉर्डिंग जो जज है वो कमीशन मिलती थी उसको। और बट आगे का जो प्लान था, न्यू प्लान था, उसमें इसको अबॉलिश कर दिया गया था। लो एंड इंट्रोड्यूस द कोर्ट फी सिस्टम। इसको फी सिस्टम कहा गया था। वेयर फी वेंट टू गवर्नमेंट। और जो फी थी वो कहाँ जाती थी, गवर्नमेंट के थ्रू पास। आफ्टर this plan and establishment of court for common Indians, it become easy to approach the judiciary। जब ये मतलब प्लान बनाया गया और कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया कॉमन इंडियंस के लिए, जिनको जाना बहुत मुश्किल होता था कोर्ट्स में। ठीक है। वो बहुत इजी हो गया कोर्ट जुडिशरी तक पहुंचने के लिए। तो जो वैरन हेस्टिंग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे। उनका पर्पस क्या था, वो कोई मतलब फुल चार्ज डिड नॉट टेक द फुल चार्ज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। वो कभी भी कोई फुल चार्ज नहीं लेते थे क्रिमिनल जस्टिस से। एंड इसको पपेट निजामत, अभी तक इसको पपेट निजामत कहा गया है, अलाइव किया गया है। ठीक है। ही डिड नॉट change the forms and when possible try to show cases।
The company respect the nizam like case nizam got the power to sign the death sentence. कंपनी निज़ाम की रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि निज़ाम के पास पावर होता था डेथ सेंटेंस के लिए, सेंटेंस पे साइन करने का. इन द इन अदर क्लेवर इंटेलिजेंट सिस्टम, वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखा इसको, जो हिंदू लॉ है फॉर हिंदू लॉज के लिए, मुस्लिम लॉज है मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स के लिए. ठीक है. इन दिस प्लान कलेक्टर गॉट द मैनी पावर. कलेक्टर के पास बहुत सारी पावर होती थी. एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स कलेक्टर होते थे, उसमें सिविल जज एंड सुपिरियर ओवर द क्रिमिनल कोर्ट्स. मतलब जो कलेक्टर्स के पास इतनी ज़्यादा पावर होती थी उनके ऊपर, और जो सिविल जज होते थे और जो क्रिमिनल सुपिरियर होते थे, वो क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ, कलेक्टर्स के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स होती थी. जो वॉरेन हेस्टिंग्स इसको जानता था कि कलेक्टर एंड में जाकर करप्ट बन जाएंगे, तो उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से बोला कि ये मतलब करेक्ट जो कलेक्टर्स हैं ये अपनी पावर्स की वजह से, अपनी ज़्यादा कमाई की वजह से करप्ट होते जा रहे हैं. और जो कंपनी है इस चीज़ को जानती थी, तो उन्होंने इस चीज़ का मतलब डर होने लगा, उन्हें सताने लगी ये चीज़. तो जो 1773 के शुरुआत एंड में उन्होंने कंपनी ने डायरेक्टेड किया कोलकाता काउंसिल टू विड्रॉ द कलेक्टर एज दे बिकम वेरी करप्ट. ठीक है. आफ्टर दिस कोलकाता गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू प्लान फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू and administration of justice on November 23rd, 1773 and put into force in the year 1774. तो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्होंने कलकत्ता काउंसिल को विड्रॉ करा कलेक्टर्स को. ठीक है. जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट निकले. उन्होंने डायरेक्टेड किया और कलकत्ता की काउंसिल को तो पता लगा वो सच में करप्ट थे. उसके बाद जो कलकत्ता गवर्नमेंट है उन्होंने एक न्यू प्लान इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि नवंबर 23 को 1773 में मतलब बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था और फोर्स हुआ था ये 1774 में. ठीक. मैं इसका आगे का जो 1774 का जुडिशियल प्लान है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा. आई होप आपको समझ आया होगा.